ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इब्तिदाई चैप्टर है और यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री और जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो हो जाए, और इस तरह फिर ओरिजिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, और फिर फ्रेडरिक वुलर की जो कंट्रीब्यूशन है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तो ये ज़माने कदीम से इंसान का इसके साथ रब्त रहा है, यानी एंशिएंट टाइम से, ये 5000 साल पहले कि जब इंसान ने तारीख़ को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उस वक्त से ही इंसान का इसके साथ एक ताल्लुक़ रहा है। ये जो लफ्ज़ है ऑर्गेनिक, तो ये जो लफ्ज़ है ऑर्गेनिक, तो दर हकीकत ये यूनानी ज़बान के एक वर्ड से ऑर्गेनिकोव्स के मानी होते हैं रिलेटिंग टू एन ऑर्गन और इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी ऑर्गन के साथ रिलेटेड कोई बात होगी तो उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल हुआ। तो ऑर्गेनिकोव्स है और रिलेटिंग टू एन ऑर्गन और इंस्ट्रूमेंट, और एंशिएंट टाइम से ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा है। और एक साइंटिफिक फील्ड के तौर पे जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं इसे, तो ये फिर शुरुआत होती है एंटोन लेवाइजे से। एंटोन लेवाइजे ने पहले ये बात की थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स और इनसे हासिल होते हैं, तो इनकी कंपोजिशन के बारे में इन्होंने बात की थी कि ये बुनियादी तौर पे मुश्तमिल होते, जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं, प्राइमरी एलिमेंट्स, तो वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसके बाद फिर जैकब बर्जीलियस आए थे। जैकब बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी को जो इन्होंने 1815 में दी थी, इसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जैकब बर्जीलियस ने दी, और इस थ्योरी के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो इनकी प्रोडक्शन के लिए किसी वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है। यानी वाइटल फोर्स का मतलब हम यहाँ पे ये लेंगे कि एक ऐसी फोर्स जो कि जानदार अशिया को बेजान अशिया से डिफरेंशिएट करती है, तो उसको वाइटल फोर्स का नाम दिया गया। तो इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए किसी वाइटल फोर्स की ज़रूरत है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है तो वो सिर्फ लिविंग बॉडीज़ में, यानी प्लांट्स में, एनिमल्स में और एल्गीज, फंजाइज वगैरह में ये बनते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक सॉइल, रॉक्स वगैरह, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, नहीं बनते यहाँ पे। और इसी थ्योरी को अगर अप्लाई किया जाए तो इनका मतलब ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लेबॉर्ट्री में बना नहीं सकते। ये एक डिवीजन सी हो गई थी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये एक डिवीजन सी हो गई थी। नेचुरल एक बात थी कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे, लाइक आप ले सकते हैं प्लांट से आप कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं, स्टार्च, और जो कुछ भी हम खाते हैं, सब्जियां और फल वगैरह, और इसी तरह जो एनिमल्स हैं तो उनसे गोश्त यानी प्रोटीन वगैरह हासिल होता है। तो ये आपको कहीं पर ज़मीन के अंदर कहीं पे ऐसे कोई माइंस नहीं है, कोई ऐसी चट्टानें नहीं है कि वहाँ पर ये मौजूद हों। तो ये एक किस्म की एक सोच पड़ गई कि ऑर्गेनिक जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं, नॉन लिविंग जो हमारे पास सिस्टम है तो वहाँ पे ये नहीं बनते। एक डिफरेंस थी जो नेचुरल थी, जो यहाँ पे बार बार होगी कि आखिर फिर ऑर्गेनिक है क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक तो कार्बन पे बेस्ड होते हैं, कार्बन इनमें होती है, दूसरा फिर ये कि ये वोलेटाइल होते हैं, ये बड़ा जल्दी डिकम्पोज होते हैं, और इनऑर्गेनिक जो होते हैं तो वो ज़्यादातर नॉन वोलेटाइल होते हैं और डिकम्पोज इजीली नहीं होते, काफ़ी हाई टेम्परेचर इनके लिए दरकार होता है, और ज़्यादातर आयोनिक होते हैं। बहरहाल एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। तो जैकब बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी कि प्रोडक्शन जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसके लिए किसी वाइटल फोर्स की ज़रूरत है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। सो लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ लेबॉर्ट्री में ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि तकरीबन 13 ईयर्स, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी दी, और फिर फ्रेडरिक जो वुलर थे, फ्रेडरिक वुलर, और इन्होंने 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी का खात्मा कर दिया। सो दैट वाज द एंड ऑफ द वाइटल फोर्स। सिर्फ 13 साल लगे। और फ्रेडरिक वुलर ने 1828 में यूं किया कि सायानिक एसिड का सोल्यूशन और एमोनिया, सायानिक एसिड और एमोनिया इनको मिक्स किया, और ये जो सोल्यूशन था तो दैट वाज द सोल्यूशन ऑफ एमोनियम सायानेट। इस सोल्यूशन को इन्होंने हीट किया और जो कंपाउंड बना वो फेमस यूरिया है,
यूरिया जो आप देख रहे हैं, यूरिया जो है तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जहां पे आप अगर इनके स्टार्टिंग मटेरियल को देखें, सायनिक एसिड और एमोनिया, और इनके मिलाप से ये जो एमोनियम सायनेट बनती है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एमोनियम सायनेट। तो ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन अगर इसको हीट किया जाए, ये ट्रायंगल जो है ये हीट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में, तो अगर इसको हीट किया जाए तो आपके पास यूरिया बन जाता है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप जानते हैं एनिमल्स इसको सीक्रेट करते हैं। तो अब क्या बात हुई, मतलब पहले डेफिनेशन तो यह, हम यहाँ पे 3 डेफिनेशन की बात करें। पहले तो ये थी कि कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वो बात तो खत्म हो गई कि कंपाउंड्स कैन आल्सो बी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड इन द लेबोरेटरी। तो फिर एक और चीज आ गई कि ये जो ओरिजिन है, इसकी बुनियाद पे तो हम अब डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर एक और डेफिनेशन हम आगे जाएंगे। लाइक ये देखें कि ओरिजिन जो है, जो बुनियाद है, जहां से ये हासिल होते हैं, माखज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। तो ये 2 बातें हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम इनको हासिल करते हैं, लेकिन इनको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट ब्लो टू द वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर लें, पानी के साथ मिला लें, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं मीथेन। मीथेन नेचुरल गैस है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साथ साथ इसके साथ एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बन जाती है। तो मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ALOH, और यहां पे होगा 3। तो मीथेन ऑर्गेनिक है। एंड द सेम वे अगर आप लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड जो है जिसे हम हरफ आम में यहाँ पे सोसाइटी में हम इसे कहते हैं कार्बेट। तो ये जो फूड की राइपनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, आम वगैरह के क्रेट में रखते हैं, तो ये है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्शन करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम कहते हैं एसिटाइलिन, CH, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और फिर है CH, अलॉन्ग विद कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यह है CaOH होल 2। ये वही एसिटाइलिन गैस है जिसको वेल्डिंग पर्पसेस के लिए अक्सर वर्कशॉप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, मीथेन ऑर्गेनिक है, एसिटाइलिन ऑर्गेनिक है, लेकिन जिनसे ये बनाए गए वो दोनों, यहां पर भी दोनों इनऑर्गेनिक है और यहां पर भी दोनों इनऑर्गेनिक है। सो बात ये हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। और दूसरा यह है कि इनको लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। लाइक ये देखें, अब आजकल जितना यूरिया आता है जो किसान हजरात इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे, तो वो एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। सो एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इनऑर्गेनिक हैं, जबकि यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम डेफिनेशन इसकी क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, अब जो डेफिनेशन मॉडर्न है तो 2 तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक ये है और एक ये है। एक ये है कि हम कहते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स देखें, बाइनरी कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जो कि 2 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये बाइनरी कंपाउंड है, 2 एलिमेंट्स का बना है। कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये बाइनरी कंपाउंड है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर, कार्बन और हाइड्रोजन मीथेन, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एमोनिया, दीज आर बाइनरी कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इनमें ये होते हैं, मतलब जो भी कंपाउंड है कि जिसमें सिर्फ कार्बन हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन की फिर हमारे पास ये 4 क्लासेस होती हैं। अल्केन्स हैं कि जिसका ये फर्स्ट मेंबर है, जिसे आप जानते हैं मीथेन, ये इसका फर्स्ट मेंबर है। फिर अल्कीन्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये है CH2, फर्स्ट मेंबर इसका CH2, ये अल्कीन्स हैं। फिर अल्काइंस हैं, लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, तो ये है अल्काइन। और एरीन्स, फिर आप जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इस तरह, ये एरीन्स है कि जहां पे हाइड्रोकार्बन मतलब जो एरोमेटिक हो, जिसमें बेंजीन रिंग हो, तो एरीन्स जो है दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, तो ये हाइड्रोकार्बन्स हो गए। और अब ये जो बाकी कंपाउंड है, इनको हम बना सकते हैं, इनको इस्तेमाल करके हम इन कंपाउंड्स को बना सकते हैं। लिहाजा इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और ये कहलाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे अल्काइल हैलाइड अल्कोहल्स हैं,
अमीन्स हैं और इस तरह फिनोल्स हैं। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो डेरिवेटिव कहलाते हैं। सो अब डेफिनेशन आसान हो जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और डेरिवेटिव्स जो इनसे बनेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास ये मीथेन है, तो मीथेन में मौजूद हैं 4 हाइड्रोजन। सो अगर आप ले लेते हैं तो ये मीथेन हुआ, और अगर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर ले लेट्स से कि बाय क्लोरीन, तो ये कंपाउंड बन गया है डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो ये भी ऑर्गेनिक है हाइड्रोकार्बन और ये भी है। और अगर आप 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेते हैं CH2 और इस तरह Cl2, इवन अगर आप 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेते हैं CHCl3 और आखिरी जो मेंबर होगा तो वो चारों हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर लिए CCl4। सो ये तमाम, यानी ये हमारे पास है, ये जो मीथेन है ये हाइड्रोकार्बन हुआ और ये बाकी जितने भी हैं ये इसके डेरिवेटिव हो गए। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस स्टडी में होगा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो जरा देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो अहम चीजें डिस्कस करते हैं वो है एक्चुअली कंपोजिशन और कंपोजिशन में चेंजेस, यानी जिसको हम रिएक्शंस कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब यह है कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। मिसाल के तौर पे कार्बन है और हाइड्रोजन है और इनकी क्या रेशो होती है। कंपोजिशन, किन एलिमेंट्स पे ये कंपाउंड मुश्तमिल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इसके अलावा प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और रिएक्शंस पढ़ते हैं। दोबारा देखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की और देयर डेरिवेटिव्स की, और इन हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी है हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स की इन प्रॉपर्टीज की। पहले कि इन हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स की कंपोजिशन क्या है, किस किस एलिमेंट से ये बने हैं, उन एलिमेंट्स की क्या रेशो है, फिर इनका स्ट्रक्चर क्या है, साथ साथ प्रिपरेशन कि कैसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये प्रिपरेशन है, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ये हम पढ़ते हैं। यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तो इट इज द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, physical properties, chemical properties and synthesis of hydrocarbon and their derivatives। अब जो elements होते हैं, हाइड्रोकार्बन एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो ज्यादातर ज़ाहिर है कि कार्बन तो मस्ट है, ये तो होगा। हाइड्रोजन होता है, मेजॉरिटी में है, लेकिन आप एक एक्सेप्शन यहां पे देख रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाइड्रोजन जरूर होती है लेकिन ज़ाहिर है इसमें नहीं है। और इस तरह मजीद आप ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल CF4 जो टेट्राफ्लोरो यह है मीथेन, तो इसमें भी नहीं है। तो बहरहाल कार्बन मस्ट है और हाइड्रोजन होती है, लेकिन चंद एक एक्सेप्शंस हैं कि जहां पर हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, बाकी फिर ये हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्यादातर मौजूद है हाइड्रोकार्बन्स में, नाइट्रोजन फिर मौजूद है प्रोटीन्स में, गोश्त वगैरह जो है। इसी तरह सल्फर भी मौजूद है प्रोटीन्स में, और हैलोजेंस होते हैं यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। अच्छा, इसके अलावा कुछ मेटल्स पाए जा सकते हैं लेकिन वो बड़े कम हैं, तो लिहाजा मैंने सिंपल एटसेट्रा लिखा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस, तो ये होते हैं। चंद एक मेटल, मैग्नीशियम वगैरह ये हो सकते हैं। अब ये याद रखिएगा कि हमने ये डेफिनेशन तो कर दी है, तो अब आप एक और तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, लेकिन एक्सेप्ट ये कंपाउंड नहीं आते ऑर्गेनिक में। ये कंपाउंड ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? देखिए, ऑर्गेनिक में हम जो बात करते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा, पहली बात कार्बन मस्ट है, और इनमें भी तो कार्बन है, इनमें ये बाकी दूसरी बातें नहीं है। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये वोलेटाइल होते हैं, बड़ा जल्दी बाइल कर जाते हैं, 200-300 तक ये बाइल हो चुके होते हैं। तीसरी बात ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ा जल्दी डिकम्पोज भी होते हैं, 200 to 300 बाइल होने से पहले पहले ये डिकम्पोज भी हो चुके होते हैं, तो डिकम्पोज जल्दी हो जाते हैं। साथ साथ इनके स्लो रिएक्शंस होते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट है। दूसरा फिर यह है कि डिकम्पोज इजीली, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट,
और मेल्टिंग पॉइंट भी अगर सॉलिड है तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और रिएक्शन इनके स्लो होते हैं और इसके अपनी रीजंस हैं कि ऐसा क्यों है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बड़ी प्रॉपर्टीज होती है। इनऑर्गेनिक में मेजॉरिटी में कार्बन नहीं है। इनऑर्गेनिक में हाँ कार्बन हो सकता है लाइक ये, लेकिन फिर इनमें बाकी प्रॉपर्टीज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको कंपेयर करें ऑक्साइड्स और ये जो है सल्फाइड्स हैं, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स जो होते हैं इनके कार्बन के, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन सब ऑक्साइड है और इस तरह कार्बन डाइसल्फाइड है। कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये तमाम कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं और सल्फाइड्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा कार्बोनेट्स, कार्बोनेट ऐसे कंपाउंड है जहां पे CO3 2- होगा। मिसाल के तौर पे आप मार्बल ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। आप बाकी एग्जांपल लेना चाहें तो मिसाल के तौर पे जो सोडा एश है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट आप ले सकते हैं। बाय कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं जैसे कि सोडियम बाय कार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा है ये, बेकिंग सोडा सोडियम बाय कार्बोनेट। अच्छा, इसी तरह साइनाइड्स आप देख रहे हैं कि इसमें भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, फिर साइनाइड्स होते हैं ऐसे। याद रखिएगा ये नाइट्राइड्स नहीं है, साइनाइड्स, कि जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मिसाल के तौर पे सोडियम साइनाइड आप ले लें। इसके अलावा कार्बाइड्स हैं कि जिनमें कार्बन है लेकिन इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनऑर्गेनिक की तरह हैं, लिहाजा सिर्फ कार्बन की बुनियाद पे इनको ऑर्गेनिक नहीं कहते। इसके अलावा सायानेट्स है, एमोनियम सायनेट, जिसका हमने यहां पे जिक्र कर दिया है, एमोनियम सायनेट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं काउंट होता। थायोसायनेट SCN1- जो है, तो देखिए इसमें भी कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं होगा। और इस तरह कार्बोनाइल जो है, मेटल कार्बोनाइल, इनकी हम बात करें, मेटल कार्बोनाइल, लाइक ये जो आप देख रहे हैं कि ये टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 है। तो ये कंपाउंड टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 ये इसका नाम है। और इसके अलावा याद रखिए कि एलेट्रॉप्स जो होते हैं, एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन, लेकिन नन ऑफ द एलिमेंट इज ऑर्गेनिक। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के तो वो इनऑर्गेनिक है। इवन बजाते खुद कार्बन इनऑर्गेनिक है। तो एलेट्रॉप्स होते क्या है, यहां पे मिसकंसेप्शंस आ जाती हैं। एलेट्रॉप्स जो है तो ये एक्चुअली कार्बन ही है, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं इसके जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। लाइक डायमंड आप ले लें तो कार्बन का ही एक फॉर्म है, ग्रेफाइट कार्बन ही है। या फ्लोरीन्स आप ले लें, मिसाल के तौर पे जो बक्की बाल्स हैं, जो बक्की ट्यूब्स हैं, कार्बन नैनोट्यूब्स वगैरह, तो दीज आर एक्चुअली इनऑर्गेनिक। सो अब जरा देखिएगा, तो हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो लेकिन अगर वो ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, साइनाइड है, सायनेट है, या फिर हम इसके साथ ले सकते हैं ये जो कार्बोनाइल्स होते हैं, निकल कार्बोनिल्स वगैरह, जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो, और एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो ये तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये काउंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो होगा कि जिसमें कार्बन हो, जो वोलेटाइल हो, जो जल्दी डिकम्पोज हो, जिसके स्लो रिएक्शन हो, वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें कार्बन है भी लेकिन ये बड़ा स्टेबल है, लाइक मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कोई 1050 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दरकार है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो पत्थर है वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाता, वो वोलेटाइल नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं होता इतने लो टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक ले लें, मिसाल के तौर पे आप चीनी ले लें, चीनी को जस्ट चूल्हे पर रख लेंगे तो आप इसे डिकम्पोज कर लेते हैं, टूट जाता है। आप ऑयल ले लें, चूल्हे पर रख लें और आप इसे हीट कर ले तो तकरीबन 300 तक टेम्परेचर बढ़ता है, फिर ऑयल की क्रैकिंग होती है और जो आप वोलेटाइल मालिक्यूल देख रहे होते हैं तो वो जगह जगह चिपक जाते हैं किचन में। तो ये तमाम जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बड़ा इजीली डिकम्पोज होते हैं। तो ये बुनियादी एक लेक्चर था और नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद।